हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल डिमांडिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 8 का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है, जी हाँ बच्चों, विज्ञान का आपका जो सब्जेक्ट है, इसके एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले एक दो दिनों में ही आज की इस वीडियो में आपके साइंस के फाइनल एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं लाइन टू लाइन, इवन वर्ड टू वर्ड, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के साथ साथ जिनके पास में साइंस इंग्लिश मीडियम में है उनको भी समझाऊंगा। ठीक है, और ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है। अभी इसके अलावा पता है आपको हम कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर और करवा देंगे। ठीक है, मुझे पता है टाइम थोड़ा लग गया मुझे पेपर बनाने में, लेकिन हाँ, अब आपके 3-4 पेपर विद इन 24 एंड 36 आवर, ये 3 से 4 सैंपल पेपर आपको हम करवा देंगे। ठीक है, आई बटन में आपको हर एक पेपर की वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट वाली, तो जाके देख लेना, कोई छूट जाती है तो। देखो बच्चों, पेपर आपका ना 2.5 घंटे का आएगा और ये 60 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर आपके 3 खंड होंगे, खंड का, खा और गा। खंड का जो रहेगा ना बच्चों, इसमें वास्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे, कुछ एक शब्द में आंसर लिखने होंगे, कुछ वाक्य वाले होंगे, या फिर कुछ फिलिंग ब्लैंक्स वाले होंगे, रिक्त स्थान, और साथ ही कुछ जो सत्य असत्य होते हैं ये वाले क्वेश्चन होंगे, है ना। फिर आपका आएगा बच्चों खंड खा, इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, यानी कि इसी के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन ये होंगे आपके। और सबसे आखिरी में खंड गा रहेगा, इसमें योग्यता आधारित जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये वो रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको मैं जो भी क्वेश्चन समझाने वाला हूं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बच्चों, वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम के बच्चे एक बार जरा सा यहां पे देख लेंगे। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। सेक्शन बी में आपके जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर कह लीजिए केस बेस्ड। ओके, सो तैयार हो बच्चों आज की वीडियो को समझने के लिए? आर यू गाइस रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला खंड है, या फिर सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन ए वास्तुनिष्ठ प्रश्न का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। इसमें क्या है कि टोटल ना आपके 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन, जिसमें से कुछ एमसीक्यू होंगे और कुछ जो होते हैं ना वो वन वर्ड वाले होंगे, कुछ फिलिंग ब्लैंक्स होंगे और कुछ सत्य और असत्य होंगे। तो मैं आपको इन चारों ही टाइप के जो क्वेश्चन है, चारों ही टाइप के वो करवाऊंगा, जिससे कि आपकी हर एक की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और आंसर को चूज करना है। चलो बच्चों पढ़ते हैं। देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा ना, तो आप आंसर को मैच करना। ठीक है, अपने मन में सोचना इसका क्या आंसर होगा। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है बच्चों कि जो ब्रेड या फिर मान लीजिए इडली वगैरह होती है, जब ये फूल जाती है तो उसका मेन कारण क्या होता है? मतलब जैसे जो ब्रेड होती है ना और इडली वगैरह ये फूल जाती है, इसका मेन रीजन क्या होता है? द मेन रीजन फॉर द राइज ऑफ ब्रेड और इडली। तो किस लिए फूलती बच्चों? बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ ऑफ यस्ट सेल्स। जी हाँ बच्चों, जो ईस्ट कोशिकाएं होती है ना, इनमें वृद्धि हो जाती है, तभी तो जो ब्रेड और इडली होती है ना वो फूल जाती है ना बच्चों। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है, देखो क्या कहता है, वह टेडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो क्या होता है? यानी कि वह टेडपोल जिस प्रक्रिया के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि सिंपल सा, द प्रोसेस बाय विच इज टेडपोल डेवलप्स इनटू एन अडल्ट, उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो आपने पढ़ा होगा कायांतरण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो क्या नाम है टेडपोल है डेवलप होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा एमसीक्यू। अब ये वाला जो एमसीक्यू है ना, इसे जब आप अच्छे से समझेंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा एमसीक्यू है। देखो क्या कहा गया है, जब किसी ड्रॉपर या फिर चूसक को पानी में डालकर इसका वल्व दबाया जाता है तो ड्रॉपर के अंदर की हवा बाहर बुलबुले के रूप में निकलती है। ठीक है, जब उसे दबाते हैं ना तो वो उसकी जो हवा होती है वो बाहर निकलती है बुलबुले के रूप में। दबाव हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है ना। जैसे हम दबाव हटाते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है।
तो ये जो ड्रॉपर है इसमें पानी चढ़ने का रीजन क्या होता है? क्या पानी का दाब ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है, पृथ्वी का गुरुत्व होता है, या फिर रबड़ के बल्ब की आकृति होती है? बच्चों मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे जरूर आएंगे जो बहुत हार्ड होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। वेल इसका आंसर जो है ना आपका बी वाला हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव। ओके बच्चों, चलो अब सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या है बच्चों, हमें ना जो अब ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तकरीबन 3 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। इनके लिए हमें उत्तर जो है वो एक शब्द में लिखना है या फिर एक वाक्य में लिखना है। जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं बच्चों? तो हम बोलेंगे जी नहीं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हम इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्यों? ये ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा, इसीलिए इनको देखने के लिए ना हमें सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप ये लगाना पड़ता है, ठीक है। कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स? तो बिल्कुल नहीं देखे जा सकते, है ना। तो कैसे दे सकते हैं? फ्रॉम द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5 है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? ठीक है, तो मादा का वो कौन सा जनन अंग है जहां पे भ्रूण का रोपण होता है बच्चों? गर्भाशय की भित्ति। कहां पे? जो गर्भाशय की भित्ति होती है ना मादा में, ठीक है, उसमें होता है। इन विच प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल डज द एम्ब्रियो गेट इम्प्लेंटेड? तो कहां पे होता है बच्चों? ये होता है फीमेल्स यूट्रस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए गेहूं, जो कि इसे हम खरीफ में उगाते हैं, तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। जो गेहूं है ना, वो अगर हम उसे खरीफ ऋतु में उगाएं तो क्या होगा बच्चों? तो देखो भाई, गेहूं जो है ना वो तो रबी फसल है, जिसके लिए ठंडी जलवायु अच्छी तरह उसे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन अगर गेहूं को हमने खरीफ के मौसम में उगाया तो भाई बहुत वर्षा और गर्मी के कारण इसका विकास ही नहीं हो पाएगा और ये सड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। तो व्हाट विल हैपन इफ व्हीट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन? डिस्कस। तो क्या होगा बच्चों? व्हीट इज रबी क्रॉप which grows well in cold climate. If it is grown in kharif season, it will not grow properly due to excess rain and heat and may also get destroyed. Destroy हो जाएगी बेसिकली ये, तो है ना बच्चों। That is the answer, ठीक है। चलो अब हमारे सामने आ चुके हैं बच्चों रिक्त स्थान, ठीक है। अभी हमारे सामने रिक्त स्थान आ चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान वाले हैं। अब आप सभी बच्चे इन रिक्त स्थानों में जो मैं पूछूं उसके बारे में बताना। जैसे कि देखो, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति, ठीक है, अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर दूर दिखाई देगा। यानी कि अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर अपीयर्स डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि ये एक इमेज है, मतलब ये एक शीशा है। अब यहाँ पे ना ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक व्यक्ति खड़ा है जो कि कितनी दूर है? ये है 1 मीटर दूर यहाँ से। कितना? 1 मीटर दूर। अब इसके शीशे में जो वो इसका चित्र होगा वो कितनी दूर होगा उसके यहाँ से? तो 1 मीटर तो ये हो गया, और शीशे के अंदर भी उसे 1 मीटर ही दिखेगा, यानी कि टोटल 2 मीटर दूरी पे होगा ये, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 मीटर की दूरी पे। अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव डैश डैश तथा डैश के विलयन होते हैं, अर्थात मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड्स आर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों आपको पता है वो अम्ल होते हैं, ठीक है। रुक जवान से दिखाई देता हूं आपको। देखो वो अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना आपका कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, द यूनिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होता है बच्चों? हर्ट्ज, HZ, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, आप सभी बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे ना मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या सर क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कोई भी एक व्यक्ति है ना, कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी जो सुनने की क्षमता होती है, ठीक है, सुनने की क्षमता वो कितने हर्ट्ज से लेके और कितने मैक्सिमम हर्ट्ज तक जा सकती है, ठीक है। कितनी, सबसे कम कितनी होती है और सबसे हाईएस्ट कितनी होती है सुनने की क्षमता, कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक जाती है।
वो मुझे बच्चा कमेंट करे जल्दी से जिसे ये आंसर पता है। मैं आपके कमेंट को बच्चों हार्ट दूंगा अगर आपका आंसर सही हुआ, और साथ ही साथ आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो करें, ठीक है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है बच्चों, HZ यानी कि हर्ट्ज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें दिए गए प्रश्नों के लिए सत्य या असत्य लिखना है। जैसे कि बच्चों ध्यान से देखो, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। क्या ये सही बात है भाई कि प्रत्येक शुक्राणु जो होता है ना वो एकल कोशिका होती है। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, तो हम बोलेंगे हाँ ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, ये सत्य है। चलिए पहला हो गया। दूसरा वाला बच्चों, मेंढक में बाहरी निषेचन होता है। जैसे मादा होती है, ठीक है, मनुष्य मादा, उसमें क्या होता है, उसमें आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन जो मेढक है इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, यानी कि बाहरी निषेचन होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। तो यानी कि हमारा ये वाला भी सत्य हो गया, ठीक है। अब तीसरा वाला पढ़ो बच्चों, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। क्या कहा आपने कि CNG जो है वो मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल है पेट्रोल की बजाय। गलत बात, ये गलत है भाई, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर जी, क्योंकि देखो पेट्रोल ज्यादा पॉल्यूशन करता है जबकि CNG कम पॉल्यूशन करती है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि CNG ज्यादा पॉल्यूशन करती है, इसीलिए बच्चों, ठीक है। तो देखो हमने पिछले 12 मिनट के अंदर, समझ लीजिए, हमने अपने 12 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और आशा करता हूं बच्चों आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सत्य है, ये भी सत्य है, बस ये वाला रॉन्ग है, हो गया हमारा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से देखो आपको मैंने अभी तक जो है ना आपके इस सेक्शन के जो 12 क्वेश्चन है खंड का के, वो तो मैंने आपको समझा दिए। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों 2-2 नंबर के क्वेश्चन को। जी हाँ, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो चलो 2 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का हमारा अगला खंड, खंड नंबर का लघु और दीर्घवृत्तीय प्रश्नों वाला, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमारे ना 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के होंगे। पहले मैं 2 के करवाऊंगा, फिर जैसे 3 नंबर के शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा यहां से 3 नंबर के शुरू हैं, ठीक है। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमें अथवा भी दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया बच्चों, पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। इसका मतलब जो पेट्रोल है ना वो बनता कैसे है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, ये बताइए। तो चलो समझते हैं बच्चों पेट्रोल निर्माण की प्रक्रिया। देखो बच्चों, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों के अवशेषों से हुआ है। आप समझे बच्चों, पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है, जो समुद्री जीव हैं इनके अवशेष से, ठीक है। जब ये समुद्री जीव समुद्र में मर जाते हैं तो उनके शरीर तलछट में दब जाते हैं। आप सभी को पता है जैसे कोई जीव मरता है ना तो उसका जो शरीर है वो एकदम तलछट में दब जाता है, और समय के साथ साथ मिट्टी और बालू की परतों के नीचे वो एकदम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट के संपीड़ित हो जाता है। और पेट्रोल जो है ना वो लाखों वर्षों तक उच्च तापमान और दबाव के कारण अवशोषित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं, क्योंकि यह पानी से हल्का होता है, इसीलिए फिर ऊपर तैरता है। तभी तुम्हें पता चलता है ना कि यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दोबारा समझो बच्चों कि जो पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया ये है कि समुद्री जीवों के अवशेषों से इसका निर्माण हुआ है। जब समुद्र में कोई जीव मर जाता है तो वो उसकी तलछटी में एकदम कई समय तक, लाखों वर्षों तक वहां बना रहता है, संपीड़ित हो जाता है बालू मिट्टी के नीचे, और तापमान की वजह से, दबाव की वजह से वो पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं, है ना बच्चों। बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। यानी कि मान लीजिए आप खेत में ना लगातार फसलें उगाए जा रहे हो, आपने 3 सीजन 4 सीजन लगातार फसल उगाई, आपने खेत को छोड़ा ही नहीं खाली, 10 दिन 15 दिन 20 दिन किसी दिन भी खाली नहीं छोड़ा, उसमें फसल आपने खड़ी कर रखी है ना। तो क्या होगा जब आप लगातार फसल को उगाएंगे बच्चों, तो देखो मिट्टी जो है ना ये फसलों को पोषक तत्व प्रदान करती है। जो सॉइल है वो क्या करती है, न्यूट्रिशंस देती है फसलों को, है ना, जो कि उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन
जब हम लगातार फसलों को उगाएंगे तो मिट्टी के पोषक तत्व तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप तो पोषक तत्व उसे दे ही नहीं रहे हैं। मिट्टी के पास जितने थे वो तो फसल को दिए जा रही है, फसल अच्छी कर रही है, लेकिन आप उसको खाली नहीं छोड़ रहे हैं ताकि वो सूरज से थोड़ी रोशनी ले सके, थोड़ी हवा और थोड़ा सा ना उसमें कुछ खाद टाइप में वैसा डाला जाए जैसे जैविक खाद वगैरह होती है, ताकि उसकी उपजाऊपन क्षमता बन नहीं रहे। लेकिन आप तो उसमें लगातार फसलें उगाए जा रहे हो, है ना। तो ये उसकी जो मिट्टी की पोषक तत्व वो कम होने लगते हैं, जिससे इसकी उर्वरता उपजाऊपन क्षमता कम हो जाती है। इसी वजह से किसानों को समय समय पर खाद और उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी पड़ती है, और हमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के लिए खेत को खाली भी छोड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें उर्वरता आ जाए वापस, है ना बच्चों। तो देखो, दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझा दिए हैं और आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। चलो बच्चों, सेम इन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन। तो प्रोसेस क्या है पेट्रोलियम फॉर्मेशन का? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब ये मरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई कर जाते हैं और ओशियन की सबसे बिल्कुल डाउन बॉडीज में छुप जाते हैं एक तरीके से, है ना, तो वहां पे ये कंप्रेस हो जाते हैं और फिर ये एक तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सॉइल ड्यू टू कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जब कल्टीवेशन करते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है बच्चों? ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब इसमें पता है आपको ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, तब आप समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? जब किसी संपर्कहीन स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, जब किसी संपर्कहीन स्वतंत्र सिरों को विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विचलित होती है। क्या आप ऐसा होने की कारण की व्याख्या कर सकते हैं कि जो चुंबकीय सुई होती है वो विचलित क्यों होती है ना? तो देखो बच्चों, जब चुंबकीय सुई में हलचल देखी जाती है तो इसका मतलब होता है कि तारों के मध्य से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। जब चुंबकीय सुई में हलचल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि तारों के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रवाहित हो रही है। तो ये दर्शाता है कि विलयन विद्युत प्रभाव को संचालित कर सकता है। यदि स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोया जाए तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाएगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में हलचल आ जाती है ना। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरीके से रहेगा, व्हेन non-conduct free ends are dipped in a solution the magnet needle deviates, can you explain why this happens? तो क्यों होता है बच्चों ये, ठीक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये वैसे तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 नंबर में ले लिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन की 2 विधियों की व्याख्या कीजिए। तो देखो बच्चों, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होता है। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है बच्चों? वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न होता है, इसमें किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है कि एक ही जीव से एक नया जीव उत्पन्न होता है, दूसरे जीव की इसमें आवश्यकता होती नहीं है, एक कोशिकीय जीवों में यह पाया जाता है। अब ये 2 तरीके का होता है बच्चों, ठीक है, लैंगिक जनन। एक तो होता है मुकुलन, एक होता है द्विखंडन। तो मुकुलन, इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पे एक छोटा सा भाग, गुंबद कह लीजिए, फिर जो कली है वो उभरती है, जो धीरे धीरे बढ़ता है और एक नया जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा हो गया या फिर ईस्ट हो गया। तो बच्चों, मुकुलन का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए ना तो बता दीजिएगा ईस्ट है। और क्यों? क्योंकि इसमें ना किसी भी जीव के ऊपर, शरीर के ऊपर ना छोटा सा भाग उभरता है और वही धीरे धीरे करके एक नया जीव बन जाता है। अब आता है द्विखंडन। द्विखंडन में एक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है, जिससे 2 नए जीव बनते हैं। यानी जैसे कोई एक कोशिका, एग्जांपल मान लीजिए अमीबा है या पैरामीशियम है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी एक कोशिका को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिससे कि 2 नए जीव बन जाते हैं, है ना बच्चों। तो दोबारा आपको समझा देता हूं, अलैंगिक जनन का मतलब हो गया ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव से नया जीव उत्पन्न हो, है ना, अन्य जीव की आवश्यकता ना हो, और एक कोशिका जीव में ये होता है। और ये 2 तरीके का होता है। एक मुकुलन का मतलब हो गया कि जीव के शरीर पे छोटा सा भाग जो है, कली वगैरह उभरना, इससे वो नया जीव बन जाता है, ठीक है। द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका 2 समान भाग में डिवाइड कर देते हैं,
तो दोनों जीव बन जाते हैं, है ना, इस तरीके से। ओके बच्चों, चलो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट राइट द डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इसके मेथड क्या होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओनली वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। दिस रिप्रोडक्शन इज मेनली फाउंड इन अनसेक्युलर ऑर्गेनिज्म। अभी होता है ब्रीडिंग और बाइनरी। ब्रीडिंग में क्या होता है कि जो है ना किसी उस जीव के पार्ट पे ब्यूड या फिर ड्रोम जो है ना क्या नाम है डोम, वो आ जाती है और फिर धीरे धीरे करके यही जो है एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और ये बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना वो अब डिवाइड कर देते हैं इसको टू इक्वल पार्ट्स में, जिससे कि दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, लाइक अमीबा और पैरामीशियम। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी और लेकिन इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, परावर्तन के नियम क्या है, यानी कि व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन की ना पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे, यानी कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर ही होंगे, ठीक है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा ये भी एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। द इंसिडेंस रे द रिफ्लेक्ट्स रे एंड परपेंडिकुलर लाइन drawn from the point of incidence to reflecting surface all lie in the same plane, इस तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं बच्चों। अब इसमें पूछा गया है सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, समझाइए। यानी कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। जैसे हम लोग हैं, सजीव हैं जिसमें जान है, तो इनके लिए जनन क्यों जरूरी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई। तो सजीवों के लिए जनन कई मायनों में जरूरी है भाई। कैसे, देखो किसी भी जीव की जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, तो अगर हम प्रजनन नहीं करेंगे तो हमारी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने लोग हैं आने वाले 10, 20, 50 साल या फिर 1000, 1 लाख साल में सब खत्म हो जाएंगे अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे आप स्पीसीज के नाम ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सफेद बाघ है, ठीक है, सफेद बाघ है ना, सफेद बाघ है, अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना, तो जितने ये बच्चे हैं ना कुछ हजारों की संख्या में पूरे वर्ल्ड में, वो आने वाले 10-20 साल में पूरे विलुप्त हो जाएंगे, है ना। तो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। दूसरा, यह नई पीढ़ियों के निर्माण में सहायता करता है, जिससे जीवन चक्र चलता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, तो इससे क्या होता है कि जैसे कि दादा, फिर पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो ऐसे ना वंश परंपरा नई पीढ़ियां चलती रहती हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग्स बिकॉज ऑफ दैट to existence of any species. It helps in the formation of new generations which keeps the life cycle going. That is why जो रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे जरूरी होता है। ओके बच्चों, चलो अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो मैं समझा चुका हूँ आपको अलैंगिक जनन के बारे में। अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये आपको मैंने एमसीक्यू में समझा दिया था कि मादा के किस जननांग में भ्रूण का रोपण होता है, तो गर्भाशय की भित्ति। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया था। ओके तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। लेकिन एक चीज सुनो, अब जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन 11 तक जो आएंगे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी हम 8वें क्वेश्चन तक इस वीडियो में समझ लेंगे। बाकी आपके 10 से लेके जो 15 तक क्वेश्चन रह जाएंगे ना, जिसमें आपके 3 नंबर के भी हो गए, पैसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना केस बेस्ड, वो रह गए, इसे पार्ट 2 में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग 8वां क्वेश्चन समझते हैं। तो 8वां क्वेश्चन कहता है प्रतिजैविक क्या होते हैं और प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। यानी कि प्रतिजैविक का मतलब होता है बच्चों कोई भी एंटीबायोटिक्स। तो जब हम ये एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो सावधानी क्या रखनी चाहिए और ये होते क्या आखिरकार। तो चलो बच्चों समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, ये दरअसल कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को रोकने में, उनको समाप्त करने में मदद करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपको डायरिया हो गया है, या फिर आपको टीबी हो गया है, या फिर आपको क्या नाम है डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया,
ठीक है। तो ऐसे में ना कुछ एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं, है ना। एलर्जी वगैरह हो गई है किसी को तो एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ना ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, इनको बनाता है। और इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां होती हैं उनको रोका जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, या फिर और क्या नाम है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये चीजें। अब समझो कि जब प्रतिजैविक लिया जाए ना तो कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स है वो हमेशा डॉक्टर की सलाह पे लेना चाहिए, यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लगा रहा है, आपको दे रहा है, तो याद रखें उसका पूरा कोर्स करें, नहीं तो बीच में अगर छोड़ दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसके अलावा जरूरत ना होने पर या फिर गलत मात्रा में एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें, ठीक है। अगर जरूरत है उतना ही लें, ज्यादा नहीं लें, नहीं तो इसके नुकसान भी देखने को आपको मिलेंगे फिर। ओके बच्चों, ये हो गया आपका प्रतिजैविक क्या होता है, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। जैसे आपकी आंखें हैं तो आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे, कोई 3 या 6 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। 6 पॉइंट आपको बताने हैं बच्चों। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करूंगा। सबसे पहली बात, हमें पता है अपनी आंखों को ना सही तरीके से ध्यान उनका रखना चाहिए। यदि कोई समस्या हो तो नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। कई बार पता है क्या होता है, जैसे हमारी आंख लाल हो गई है या फिर कोई थोड़ा सा आंख में जलन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, आंख को ना अपनी उंगली से मसलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए सही से। अगर कोई समस्या होती है ना तो हमें जो आई स्पेशलिस्ट है उनके पास में जाना चाहिए, ठीक है। और आई स्पेशलिस्ट अगर बोलता है कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा या फिर आपका नंबर वगैरह बढ़ गया है, तो ऐसे में हमें अच्छी गुणवत्ता वाले चश्मे लगाने चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए वो आपको एक चश्मा बताता है जो कि 1000 रुपए का है, ठीक है, आप कहते हो नहीं नहीं मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 200 रुपए तक का दिलवा दो। अगर मान लो उसने दिलवा भी दिया ना तो ये आपको नुकसान करेगा, है ना। तो हमेशा गुड क्वालिटी के जो चश्मे हैं वो लगाने चाहिए। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी से पढ़ने से बचें। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ना बच्चों अपने फोन से, तो जैसे आपकी जो ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइटनेस, तो आप उसको, कोई बच्चा फुल करके देखता है, कोई बच्चा 75 पे देखता है, कोई हाफ करके देखता है, और कोई 25 पे, कोई बिल्कुल 0 पे देखता है ना। तो ये जो आपकी ब्राइटनेस है फोन की, ये भी डिपेंड करती है कि आप अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रखते हो, है ना। जैसे मैं ये अभी पीसी से वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपनी जो ब्राइटनेस है इसकी मुश्किल से 20 या 25% रखता हूं, क्योंकि मेरे लिए इतना बहुत है ना, दैट इज वाई। ओके, उसके अलावा देखो बच्चों, सूर्य, लेजर टॉर्च या अन्य शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को सीधे ना देखें। जैसे कई बार क्या होता है, हम सूरज को एकदम सीधा से देखते हैं, है ना, तो हमारी आंखों के सामने इतना ज्यादा वो हो जाता है एकदम लाइट सी कि आंख बंद हो जाती है। इससे हमारी जो वो होती है ना, क्या नाम, परत है रोशनी की आंख में, उस पर बहुत दिक्कत पड़ती है। और कोई जैसे आपको आपकी आंखों पे टॉर्च मारता है तो आपको दिक्कत होती है ना। इसलिए सीधा नहीं देखना चाहिए। आंखों को गंदे हाथों से ना छुएं, यदि धूल चली जाए तो साफ पानी से धो लें। कई बार क्या होता है, हम सो के उठे और एकदम से अंगड़ाई लेते हुए आंखों को क्या नाम, हाथ को मसल के आंखों को मसलने लगे, है ना। तो ऐसे ना छुएं किसी गंदे हाथों से, है ना। हाथ धोएं आराम से, अच्छे से पानी वगैरह से मुंह धोएं अपना, है ना। अगला, आंखों की सफाई नियमित रूप से करें और उन्हें आराम दें। यानी कि आप ना जब मुंह धोएं तो आंखों को थोड़ा अच्छे से खोल के पानी डाल के धो लिया करें, ठीक है। किताब या स्क्रीन को उचित दूरी पर रखकर पढ़ें। यानी कि आप जो है ना स्क्रीन से, जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा दूर रख के फोन ये वीडियो देखें। किताब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पास से थोड़ा दूर रख के किताब को पढ़ें, है ना बच्चों। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखेंगे कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट हेल्प प्रिवेंट और एनिलेट डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके 3 हैं। उसके अलावा ये क्यों नहीं लेने चाहिए, या फिर कौन से हमें जो प्रिकॉशंस है वो ध्यान में रखने चाहिए, कौन सी सावधानियां। तो डू नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। Finish the entire course prescribed by the doctor. Do not take antibiotics when not needed or in the wrong quantity. Okay. फिर हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आइज। आप अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखेंगे बच्चों, तो देखो कैसे रख सकते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर आइज। इफ देयर एनी प्रॉब्लम कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट। यूज ओनली गुड क्वालिटी ग्लासेस। अवॉइड रीडिंग इन वेरी ब्राइट और वेरी लो लाइट। Do not look directly at the sun, laser torch, or other powerful light sources.
डू नॉट टच द आई विद डर्टी हैंड्स एंड इट डस्ट एंटर्स, एंड इफ डस्ट एंटर्स, आंखों में चली जाए तो वॉश देम विद अ क्लीन वाटर, क्लीन योर आइज रेगुलरली एंड गिव देम रेस्ट, रीड बाय कीपिंग द बुक और स्क्रीन एट द प्रॉपर डिस्टेंस, तभी आपकी आंखें सुरक्षित रह पाएंगी बच्चों। ठीक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बच्चों, जिसने वीडियो ना देखी हो देख लेना। ठीक है, अब देखो हमारे ना क्वेश्चन 8 से लेके 11 ये हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें से 8वें क्वेश्चन तक आपको हम समझा चुके थे, अब हम समझेंगे 9वें क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, तो देखो बच्चों यहां पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या कहा गया, ध्यान से देखना कि निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। 3 यानी कि इसमें से जो 4 आपको दिए जा रहे हैं ना, इसमें से आपको किन्हीं 3 पे पैराग्राफ लिखना है। और बेसिकली क्या होगा कि ये क्वेश्चन पता है 2-2 नंबर के अलग से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 1-1 नंबर के भी 4 बन सकते हैं, दैट इज वाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें बताना क्या है बच्चों कि मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ बनाना है। गुड़ाई क्या होती है, इसके ऊपर पैराग्राफ बनाना है। निराई क्या होती है, इसके ऊपर पैराग्राफ, और थ्रेशिंग क्या होती है, इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको मैं हर एक के ऊपर बताऊंगा, इनमें से कोई 3 बताने ना आपको, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब बच्चों, तो देखो बच्चों फसल बोने से पहले मिट्टी की तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें फसल बोनी है ना अपने खेतों में, तो हमें पहले मिट्टी की तैयारी करनी होगी। ये क्या होता है, तो ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। खेती की मिट्टी को अच्छे तरीके से पलटना और नरम बनाना, इसलिए तो जो खेत होता है ना उसकी जुताई करवाई जाती है ट्रैक्टर से, है ना, ताकि उसमें हवा और नमी जो है ना वो ठीक मात्रा में पहुंच सके, उर्वरता उसके अंदर आ जाए। इससे क्या होगा कि पौधों की जड़ें जो हैं वो मजबूत फैलेंगी और पोषक तत्व तो धरती से वो आसानी से प्राप्त होंगे उनको। किसान जो है मिट्टी को तैयार करने के लिए प्राकृतिक खाद हो गए या फिर ह्यूमस हो गए, ये मिलाते हैं ताकि मिट्टी जो है वो उपजाऊ बन सके। खेतों की जुताई करवाते हैं और जुताई करने के बाद उसमें पानी छोड़ देते हैं, गोबर की जो खाद होती है वो छोड़ देते हैं उसमें, ताकि उपजाऊपन क्षमता आ जाए उसमें। तो इसको बोलते हैं बच्चों मिट्टी तैयार करना। ठीक है, अब बारी आती है गुड़ाई की। तो गुड़ाई क्या होती है बच्चों, देखो इसमें होता है, एक सेकेंड, गुड़ाई नहीं बुआई है दरअसल। ठीक है, ये जो ना ये गुड़ाई नहीं बुआई है। ठीक है, ये क्या है, बुआई है, यानी कि फसल की बुआई। तो बुआई क्या होती है बच्चों, देखो फसल उत्पादन का सबसे अहम चरण होता है बुआई। आपको कोई फसल उगानी है ना, तो उसमें भाई जो बुआई है ये बहुत जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि जिस चीज की आपको फसल उगानी है, जैसे गेहूं, मटर, चावल, मक्का, जो भी, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं इसका चुनाव करना पड़ता है, और बीजों को सही तरीके से बोने से उनका अंकुरण बेहतर होता है। ठीक है, हमें जो बीज है ना उनको सही से बोना चाहिए ताकि पौधे जो है वो अच्छी तरीके से बढ़े। सही दूरी पे और सही गहराई में बीज डालने से उनकी वृद्धि पर सकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, सही दूरी पे और सही गहराई में जब बीज जाएगा तो वो अच्छा जो है ना पौधा बनेगा, अच्छी फसल देगा। तो बुआई बहुत जरूरी है। फिर तीसरा क्या था बच्चों, निराई, और चौथा थ्रेशिंग। तो निराई और थ्रेशिंग एक ऐसा समझो। देखो निराई क्या होती है बच्चों, जैसे फसल के साथ में ना खेत में उगने वाले अवांछित पौधे यानी कि खरपतवार को निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने ना जो लहसुन है, ठीक है, लहसुन उगाया खेत में, एक सेकंड ये ना ढंग से लिखता भी नहीं है। ठीक है, खेत में लहसुन उगाया, अब लहसुन के साथ में कुछ और अवांछित चारे जैसे कि जो घास होती है ना, कई 3-4 तरीके की घास होती है, वो उसमें आ गई। तो ऐसे में उस खरपतवार को फसल के अलावा जो अवांछित पौधे हैं खरपतवार, उसको निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये खरपतवार क्या करते हैं भाई, जो ये चारा होता है ना, फालतू की घास जो होती है वो पोषक तत्व तो खींच लेती है फसल का, जिससे कि फसल कमजोर हो जाती है। इन्हें हटाने के लिए हाथों से जड़ें समेत इन्हें निकालना पड़ता है, और या फिर जो रसायन है इनका छिड़काव कर सकते हैं। और पता है क्या है, ये रसायन केवल और केवल किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जो खरपतवार है उसको, फसल को नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि कुछ % जो है इसके न्यूट्रिशन पे असर पड़ता है। अब थ्रेशिंग क्या होती है बच्चों, तो जैसे फसल की कटाई हो गई, अब उसके बाद अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को श्रेणिंग या फिर थ्रेशिंग कहते हैं। इसमें कंबाइन नामक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो अनाज को भूसे से अलग करती है। इसे सफाई और भंडारण के लिए भी तैयार किया जाता है। यानी कि जैसे फसल कट गई है, गेहूं कट के खेत में पड़े हुए हैं, अब होगी उसकी थ्रेशिंग। गेहूं को मशीन में डाला जाएगा, है ना, उसका भूसा अलग निकल जाएगा, गेहूं अलग निकल जाएंगे, और इसके लिए कंबाइन नामक मशीन का उपयोग होता है। इसी को थ्रेशिंग बोलते हैं, है ना बच्चों। बस हो गया हमारा आंसर। तो देखो
इस तरीके से आप इन सभी शब्दों पे, टॉपिक पे अपना पैराग्राफ लिखेंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इनको यहां से पढ़ें। सॉइल प्रिपरेशन क्या होती है बच्चों, ठीक है, तो देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे शोइंग क्या होती है ये भी देख सकते हैं, वीडिंग क्या होती है और थ्रेशिंग क्या होती है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं बच्चों। ओके, देखो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है ना अभी तक, तो सारे बच्चे क्या करें, सबसे पहले ना आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बच्चों आपका एक एक लाइक ना हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहने के लिए। तो लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल की, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो ये बेल है ना, बेल आइकन, इसको ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपके फोन पे पहले नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों में बता दूं आपको, अभी तो हम आपको 8वीं पढ़ा रहे हैं ना, आने वाली आपकी जो 4 क्लासेस हैं, जी हाँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये चारों क्लासेस ही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आने वाले 4 साल हम साथ पढ़ाई करेंगे। तो आप सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें, ठीक है बच्चों। चलो, ये एक जरूरी बात थी कि आपको बताई जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10th है इसके बारे में। तो क्वेश्चन 10th है, कोक के गुण और उपयोगों का वर्णन करें। सिंपल सी बात है, कोक के गुण क्या होते हैं या फिर कोक के उपयोग बताइए। तो देखो बच्चों, कोक जो है ना, ये कठोर काले रंग का ईंधन है जो कोयले के विशेष आसवन से प्राप्त होता है। तो कोक क्या है, ये कठोर और काले रंग का एक ईंधन है जो कि कोयले के विशेष आसवन से प्राप्त होता है। ये लगभग मान लो कि शुद्ध कार्बन जैसा ही होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि शुद्ध कार्बन जैसा क्या होता है, तो कोक होता है। कोक इस्पात उत्पादन और धातु उद्योग में औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जो कोक होता है ना, इसको इस्पात उत्पादन में और धातु उद्योगों में औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। यह अधिक गर्मी उत्पन्न करता है और बहुत कम धुआं छोड़ता है। ये ना जो टेम्परेचर है वो ज्यादा बेसिकली वो करता है, पैदा करता है, और धुआं भी कम छोड़ता है। इसका उपयोग धातुओं के शुद्धिकरण में किया जाता है, खास करके जैसे वो होता है ना, सोना वगैरह हो गया या फिर इस तरीके से चांदी टाइप में, तो उसके शुद्धिकरण के लिए इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कोक। तो कोक इज अ हार्ड ब्लैक कलर्ड फ्यूल which is obtained from special distillation of a coil. It is almost pure carbon. It is used an industrial fuel in steel production and जो metal industry होती है. It generates more heat and release very little smoke. इस तरीके से, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे बच्चों हमारे ना ऐसे समझो कि वो क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 11 क्या है, शोर और संगीत में क्या अंतर होता है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। तो पहले तो समझो संगीत क्या होता है बच्चों। संगीत ना वह ध्वनि है जो एक मधुर और सुरीली अनुभव कराती है, जबकि शोर जो है ना वो एक अवांछित कर्कश ध्वनि होती है, ठीक है। ध्यान से सुन लो, पहले संगीत के बारे में आप सारी चीजें समझ लो, ठीक है। संगीत क्या होता है बच्चों, संगीत वह ध्वनि है जो बहुत ही मधुर और सुरीली होती है। संगीत प्रकृति, वाद्ययंत्र और गानों के द्वारा उत्पन्न होता है। शोर जो होता है ना बच्चों, शोर ये अवांछित और कर्कश ध्वनि होती है, जैसे कि गाड़ियों का हॉर्न, मशीनों इत्यादि का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो संगीत आप सुनते हैं क्या ये शोर बन सकता है कभी। जी हाँ, बन सकता है। कभी कभी संगीत भी शोर में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि संगीत बहुत तेज आवाज में बजाया जा रहा है तो ये बहुत सारे वाद्य यंत्र एक साथ बिना तालमेल के बजाए जाएं तो ये शोर जैसा प्रतीत होगा। जैसे मान लीजिए आपने ना 2 फोन लिए, 2 से लेके 3 फोन लिए और उसी में एक गाना प्ले कर दिया, कोई सा भी। मान लीजिए आप मेरी ये वीडियो प्ले कर देते हैं, है ना, 3 फोन में लगातार। तो एक फोन में प्ले करेंगे तो आपको अच्छे सुनाई देगा। आप तीनों फोन में एक साथ भी प्ले करेंगे ना तो भी इसमें 1-1 सेकंड का अगर फर्क आ गया, ठीक है, मैं 1 सेकंड पहले यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, फिर 1 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, तो क्या होगा, आपका वो ध्वनि शोर बन जाएगी। आप कोई गाना सुन रहे हो, आपका फेवरेट गाना इमेजिन कीजिए जो भी है, उसको आपने ना एक साथ 3 फोन में लगा दिया, 3 फोन में, है ना। अब वही गाना जो है यहाँ पे पहले बोला जाता है, जैसे 1 सेकंड पहले आया और ये फिर 1 सेकंड बाद आ रहा है, फिर ये 2 सेकंड बाद आ रहा है उसका आवाज, तो क्या होगा, ये शोर बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हाँ, संगीत भी शोर बन सकता है। सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ होते हैं। तो सीएनजी को और एलपीजी को ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे तो इसके क्या लाभ होंगे बच्चों।
भैया बहुत लाभ होते हैं इसके। कौन कौन से? तो सीएनजी और एलपीजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के कई लाभ होते हैं। सबसे पहला, सीएनजी और एलपीजी ये जितने भी हमारे पारंपरिक ईंधन होते हैं ना, इनकी तुलना में अधिक साफ सुथरे होते हैं और कम प्रदूषण करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? पर्यावरण हितैषी होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण ना के बराबर करते हैं। एलपीजी में ऊर्जा अधिक होती है, जिससे यह जलने में प्रभावी साबित होती है। जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है ना, वो भी एलपीजी ही है, जिससे ये जलने में प्रभावित हुई, इसी पे हमारा खाना वगैरह बनता है। इनके जलाने से धुआं भी कम निकलता है और पर्यावरण को नुकसान कम होता है। ये घरों और वाहनों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। घरों में एलपीजी और वाहनों में सीएनजी उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोल, डीजल, इनकी तुलना में ये सस्ते भी होते हैं और ज़्यादातर मिल भी जाते हैं। इनके जलने के बाद में कोई ठोस अवशेष जैसे राख वगैरह होती है, ये नहीं बचती है, जिससे कि क्या होता है? सफाई बनी रहती है। जैसे आप गैस जलाते हो तो उसमें राख वगैरह बचती है नहीं, लेकिन आप पेट्रोल या डीजल जलाओगे तो वो कुछ टाइम कुछ ना कुछ वहाँ पे जो अवशेष है वो बची जाएगा उसका, है ना? इस तरीके से आप बोलेंगे। अब यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक एवर बिकम नॉइस? हाँ, बन सकता है बच्चों। तो म्यूजिक क्या होता है? ठीक है, म्यूजिक के बारे में एक सेंटेंस आपका ये कि म्यूजिक इज द साउंड विच गिव्स अ स्वीट एंड मेलोडियस एक्सपीरियंस। म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉन्ग्स, while noise is unwanted and harsh sound like usually produced by vehicle horns, machine etc. and noise कैसे एक शोर बनता है। फिर what are the advantages of using CNG and LPG as a fuel? तो क्या होती है बच्चों? देखो देखो, ये रही इसकी एडवांटेजेस या बेनिफिट्स। दे ऑल आर क्लीनर एंड लेस पॉल्यूटिंग द ट्रेडिशनल फ्यूल्स। LPG has more energy which makes it effective in burning. Less smoke is emitted when they burn, which cause less harm to the environment. They can be easily used in homes and vehicles. They are more economical than petrol and diesel. इस तरीके से आप लिखेंगे, है ना? ये चीजें हैं बच्चों। तो फाइनली हमारा जो सेक्शन बी है वो पूरा हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे खंड नंबर गा को। ठीक है बच्चों, खंड नंबर गा जो कि है योग्यता आधारित प्रश्न, योग्यता आधारित। अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 है, इसमें हमें स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। ठीक है, 2 से मिलान करना है। और देखो ये ना हमारे 6 मिलान यहाँ पे दिए गए। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। तो 3-3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन इस सेशन में, इस सेक्शन में होने वाले हैं। ओके, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैं मिलान करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है, और मिलान सही कैसे है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा जो स्तंभ है, इसमें क्या कहा गया है कि युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो क्या नाम है, युग्मक होते हैं, इनकी संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है निषेचन। अब ये कैसे सही है मेरा आंसर? तो देखो ये ऐसे सही है। निषेचन, युग्मकों के संलयन यानी कि मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके अलावा यहां पर अंडे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम से पता चलता है अंडे बनते हैं यानी कि अंडाशय में। ठीक है, अंडे कहां पे बनते हैं बच्चों? अंडाशय में। तो आंसर देखेंगे, ये रहा। स्त्री जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में, ओवरे में होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रा के शरीर के किनारों पर देखे जाने वाले उभारों के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो उस शब्द का क्या नाम है बच्चों? उस शब्द का नाम है कलियां। क्या नाम है? कलियां। यहां पे देख लीजिए कि ये रहा सी का चौथा। हाइड्रा में प्रजनन की प्रक्रिया कली बनाना कहलाती है, जो कि शरीर के किनारे पर उभार के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, अब ये बच्चों कि अमीबा में विखंडन का एक प्रकार है। तो अमीबा में देखो जो विखंडन का प्रकार है वो है बाइनरी। आपको पता है कि जो अलैंगिक जनन होता है ना, वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का, एक होता है आपका एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय यानी कि बहुखंडन या द्विखंडन कह लीजिए, जिसे बाइनरी भी कहते हैं। ओके, जिसमें अमीबा जो है ना क्या करती है, अपने एक सेल को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट में, और यही जो है फिर 2 नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, इन विट्रो निषेचन के लिए एक और शब्द, यानी कि विट्रो निषेचन के लिए, इन विट्रो निषेचन के लिए एक और शब्द कौन सा है बच्चों? तो वो है IVF। ठीक है, इन विट्रो निषेचन के लिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें निषेचन शरीर के बाहर लैब में किया जाता है। आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा IVF के बारे में, है ना? इसमें जो फर्टिलाइजेशन है तो ना, निषेचन जो होता है वो लैब में किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला। नर प्रजनन अंगों में शुक्राणु कहां पे बनते हैं? वृषण में बनते हैं। ठीक है,
नर के जो प्रजनन अंग होते हैं इसमें शुक्राणु कहाँ बनते हैं बच्चों? वृषण अंग में, ठीक है, टेस्टिस में बनते हैं इस तरीके से। ओके, सो अगेन एक बार आप मिलान को पूरा करें तब आपको समझ में आएगा। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अंडे जो है ये अंडाशय में बनते हैं, स्पेशली मादा में। हाइड्रा के शरीर के किनारों पर देखे जाने वाले उभारों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है कलियां। अमीबा के विखंडन का प्रकार है बाइनरी। इन विट्रो निषेचन के लिए एक शब्द है आईवीएफ। इन जो क्या नाम है नर प्रजनन अंग है इसमें शुक्राणु बनते हैं वृषण में, ठीक है, इस तरीके से। सेम एक क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द जीमेट्स इट इज फर्टिलाइजेशन। एग्स एंड प्रोड्यूस्ड हेयर, तो ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। द टर्म यूज फॉर ब्लॉक्स ऑब्जर्व ऑन द साइड्स ऑफ द ब्लडी हाइड्रा, तो यह क्या कहलाता है बच्चों? बर्ड्स कहलाता है। एंड अ टाइप ऑफ फ्यूजन जो अमीबा है बाइनरी। अनदर टर्म फॉर विट्रो फर्टिलाइजेशन इट इज आईवीएफ, और इसका आपका ये रहा दूसरा वाला। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 है। अब हमें क्या करना है बच्चों? हमें ना ये अंश पढ़ना है, ये पैसेज पढ़ना है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन में इनके आंसर देने हैं। तो पढ़ ही लेते हैं। वही क्या है, यह आवश्यक है कि आप अपनी आंखों की उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नियमित जांच करवाएं। यदि सलाह दी जाए तो उपयुक्त चश्मा पहने। बहुत कम या बहुत अधिक रोशनी आंखों के लिए हानिकारक है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात आंख में जो भी क्या नाम है प्रकाश है, लाइट है, जो भी जाती है उसकी मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इसमें से कार्निया, आइरिस, नेत्र लेंस या फिर सीएलई मांसपेशी। देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर है आइरिस। ठीक है, मैं सारे आंसर आपको दिखा देता हूं। तो इसका आंसर है आइरिस, क्योंकि आइरिस ही आंख की वह संरचना होती है जो कि पुतली के आकार को बदल के आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि वह दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ठीक है, जैसे आप हो, आप ना दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे, तो क्या रीजन है इसका? इसका रीजन होता है मायोपिया। अब ये मायोपिया क्या होता है भाई? तो देखो, मायोपिया निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को उससे धुंधली दिखाई देंगी, है ना, तो मायोपिया। इसके अलावा देखेंगे बच्चों कि इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, तीसरे और चौथे में से। मानव आंख में क्षण और शंकु संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्षण और शंकु के बारे में देखो, शंकु तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये वाला सही है। अब कैसे सही है बच्चों? तो देखो, शंकु कोशिकाएं यानी कोन्स तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंगों की पहचान करती हैं, जबकि क्षण कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं और काले सफेद दृश्य बनाती हैं। ठीक है, तो शंकु कोशिकाएं आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आपकी आंखों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया उचित नहीं है? जो गलत है वो हमें बतानी है। जैसे कि सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश को हमें सीधा नहीं देखना चाहिए, ये तो सही है। यदि धूल की कण आंखों में चले जाएं तो अपनी आंखें रगड़ें। ठीक है, आंखें रगड़नी चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं रगड़नी चाहिए, है ना। तो ये रहा, देखो यही वाला हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि आंखों में धूल जाने पर रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। इसके बजाय आंखों को साफ पानी से धो लेना चाहिए, है ना। अब यही क्वेश्चन बच्चों आपका ना मान लो 2 नंबर में या 3 नंबर में आ गया कि आंखों की हम सुरक्षा कैसे करें, तो 1 पॉइंट ये लिख दीजिए, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, और लिख देना कि आंखों में अगर धूल चली जाए तो आंखों को धो लेना चाहिए। ठीक है, रगड़ना नहीं चाहिए। ओके, तो ऐसे करके लिख देंगे। सेम ही क्वेश्चंस बच्चों इंग्लिश मीडियम में यहां से देख लेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये रहे आपके सारे क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। ठीक है, आइरिस, बिकॉज ऑफ द आंसर इज हियर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, the defect to which a person is not able to see the distant objects clearly is तो myopia। अब क्यों है भाई ये? तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन वाला आंसर। अब इसमें से आपको कोई एक करना है, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। इसका ये बी राइट है, इसका भी ये बी ही राइट है। ओके, अब देख लेंगे भाई इन दोनों का ये बी राइट क्यों है, तो इजीली पढ़ सकते हो। ओके, देखो जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको समझाता जाऊंगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो यहाँ से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या है बच्चों, पौधे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार कर सकते हैं।
कच्चा माल उनके आसपास ही मौजूद होता है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, पौधों में पोषण का प्राथमिक तरीका क्या होता है? ठीक है, पौधे जो है वो प्राथमिक तौर पे अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों? स्वपोषी, अर्थात पौधे जो होते हैं ना वो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वयं पोषी पोषण कहते हैं या फिर इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्वयं पोषी पौधों का कौन सा भाग मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा के विश्लेषण में शामिल होता है? यानी कि देखो, पौधों का ना वो कौन सा भाग है जो कि मुख्य रूप से प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण में शामिल होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो वो कौन सा भाग है बच्चों? वो भाग है पत्तियां। क्यों? क्योंकि पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करती है, इसीलिए पत्तियां यहाँ पे जरूरी हैं, है ना? तो वो कौन सा भाग है बच्चों? पत्तियां। अब 3 या 4 में से आपको कोई एक करना है, जैसे ये आपके 3 क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन, इसमें से एक करना है। पौधे के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है? तो पौधों का ऐसा कौन सा भाग है बच्चों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है ना? तो वो कौन सा भाग है बच्चों? वो है रंध्र। क्यों? पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी कि स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर प्रवेश कर जाती है ना? इस तरीके से क्या आंसर हो जाएगा? रंध्र आपका एकदम करेक्ट है। अथवा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों, है ना? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये 1 या 2 नंबर में आ सकता है बच्चों। व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण? क्या होता है? ओके, सेम ही क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? तो ये कहती है क्या नाम है, ऑटोट्रोफिक। एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट? ठीक है, तो वो होता है लीव्स। सी, एंड थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीव्स? तो वो होता है आपका यहाँ पे स्टोमेटा। एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल वेयर प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट? तो आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, ये वीडियो पूरी हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स। ओके, तो क्वेश्चन 15 है, विभिन्न जानवर अपने परिवेश के लिए अलग अलग तरीकों से अनुकूलित होते हैं। जीव अपने भोजन, पानी, आश्रय और अन्य जरूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं। उनके पास कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें उस परिवेश में रहने में मदद करती हैं जिसमें वे सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, आकाश को एक जानवर मिला, आकाश को ना एक जानवर मिला जिसका शरीर धारी रेखा वाला और फिसलन भरा था। इस जानवर का आवास क्या होगा? यानी कि एक ऐसा जानवर जिसका शरीर ना धारी रेखा वाला है और फिसलन भरा हुआ है, तो इसका जो जानवर का स्थान है वो क्या होगा रहने वाला? तो वो, एक सेकेंड, ओहो अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, मैं आपको आंसर, इसीलिए मैं देख रहा हूं कि मैंने आंसर इसके ऐड नहीं किए, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपकी इसकी प्रैक्टिस करें। जो आपको ना मैं सैंपल पेपर तीसरा वाला करवाऊंगा उसके अंदर इसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग अपनी रफ कॉपी पे इसका आंसर लिख लें। ठीक है, दिमाग में सोच लें। जब मैं तीसरा पेपर लेके आऊंगा ना आपके लिए, उसमें जब मैं बताऊंगा ये आंसर तो मैच करना, फिर आप देखना कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी हुई है। ठीक है, वेल क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पहला तो हमने पढ़ ही लिया है। हालांकि जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर रहती है। जीवित जीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? जैसे कि इसमें अगर आप आंसर करेंगे बच्चों, आंसर बता दूं क्या एक आधा? चलो, प्रजनन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, केंचुए कहाँ से सांस लेते हैं? जिस परिवेश में जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? है ना? तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सभी को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलो बच्चों, तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो और ये सेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। एंड आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। बच्चों देखो, हमने ना जो हमारा खंड नंबर खा है, अभी दिखाता हूं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा खंड खा। इसमें बहुत से क्वेश्चन हमने समझे थे। ठीक है, बहुत सारे। अब देखो बच्चों, एक चीज ना मैं पहले क्लियर कर दूं, आपको ना अभी हम कम से कम
3 से लेके 4 और सैंपल पेपर करवाएंगे, कम से कम 3 से लेके 4। तो आप सारे बच्चे उन वीडियोस को जरूर देखना। इसके अलावा आपके लिए मैं अलग से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो भी लेके आऊंगा बच्चों, जिससे कि आप इजीली एग्जाम की तैयारी कर पाओ। ठीक है, आज या फिर सुबह तक वीडियो आ जाएगी, चिंता मत करो। आई बटन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों। लाइक जरूर किया करें मोटिवेशन के लिए। हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली आपकी 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, ये सारी क्लासेस हम एक साथ पढ़ेंगे। दैट्स वाई आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।